अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विद एज के। इस सेक्शन में हम आपकी मुलाकात ऐसे सेटअप्स और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से करवाते हैं जो किसी न किसी हवाले से स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ मुंसलिक हैं और उनको डिफरेंट सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। आज के इस सेशन में हमारी गेस्ट हैं मिसेस मैमूना कामरान। ये सीईओ एंड फाउंडर हैं एक एजुकेशनल सेटअप की जो पिशावर में आई वी लर्निंग सिस्टम के नाम से काम कर रहा है। आइए इनसे मिलते हैं और इनके बारे में मजीद जानते हैं। थैंक यू वेरी मच मिसेस मैमूना कामरान कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला एंड वी वेलकम यू एट आवर चैनल। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच सर, आपने इनवाइट किया। इट्स एक्चुअली ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस, क्योंकि हम जैसे लोगों को तो बहुत ज़रूरत होती है ऐसे प्लेटफॉर्म्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी obliged कि आपने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। सो बिल्कुल आई होप कि हम वो चीज़ें प्रोवाइड कर सकें लोगों को, पेरेंट्स को, जो आपका और हमारा हम सबका मिलकर एक एम है, एक गोल है। तो बिल्कुल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। इंशाल्लाह। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आई वी लर्निंग सिस्टम क्या है, कब से काम कर रहे हैं, पिशावर में आप लोग कहाँ मौजूद हैं। इधर से स्टार्ट करते हैं हम। आईवी लर्निंग सिस्टम सर पेशावर में हयाताबाद इलाके में है। और प्रैक्टिकली तो ये फिजिकली एक सेटअप के तौर पे पिछले 1.5 साल से हम लोग हयाताबाद में काम कर रहे हैं एज अ सेटअप। बट ये जर्नी बहुत पुरानी है। इट्स बीन लाइक 16-17 years ago आई एक्चुअली स्टार्टेड रियलाइजिंग एज अ पर्सन। एक इंसान के तौर पे मैंने रियलाइज करना शुरू किया कि हमारे सिस्टम में बहुत सारे फ्लॉज हैं एजुकेशन के लिहाज से। कि हम लोग एक बच्चे को ग्रूमिंग के लिए बिल्कुल भी एक प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं दे पाते। वी फेल टू डू दैट, हम नहीं दे सकते उसको। तो वो फ्लॉज को देखते देखते हमने मैं जो है खुद एक जर्नी से गुजरी। और फिर जो है मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ऐसा सिस्टम जरूर बनाऊंगी जिसमें हर बच्चे को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो एक्सेप्टेंस की बहुत ज्यादा कमी है। और वो कमी मैं सिर्फ स्पेशल नीड्स बच्चों के तौर पे नहीं बोलूंगी। एक्सेप्टेंस की कमी हर लिहाज से है। हर इंसान को अगर हम देखें, अपने आप को हम लोग देखें, तो हमें भी कोई एक्सेप्ट नहीं करता। तो मुझे बहुत ज्यादा ये होता है कि अगर एक आम बंदे को विद ऑल द एबिलिटीज, हैविंग ऑल द एबिलिटीज, स्टिल हमें एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो फिर अगर किसी की कोई डिफरेंट एबिलिटीज हैं किसी की, या जिसको हम आम जबान में एबनॉर्मेलिटीज कहते हैं, आई डोंट वांट टू से दैट, लेकिन कहते हैं हम लोग। तो अगर हम उन्हें एबनॉर्मल कहते हैं, तो उनके लिए तो बिल्कुल भी कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। तो उसके लिए एक जगह मुझे चाहिए थी, मैं चाहती थी कि कुछ ऐसा बने। तो मैं खुद बजाते खुद मैं आई एम अ सिंपल ग्रेजुएट बाय द वे। मैं सिंपल ग्रेजुएट हूँ। और कोई 20-21 साल मेरी शादी को हो गए हैं, मुझे बीए किए हुए 20-21 साल हो गए हैं। और आफ्टर दैट मेरी एजुकेशन सिर्फ इतनी है कि मैंने स्पेशल नीड्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। खुद ऑनलाइन कोर्सेज पे ऐसे किया है कि पढ़ा है, बट आई डिडंट हैव दैट फैसिलिटीज कि मैं उसको एज अ डिग्री उसको ले सकूं। ठीक है। तो मैं बाहर जितनी मदर्स हैं उनको भी ये बताना चाहूंगी अपने आपके ही इस चैनल के थ्रू कि इवन दैट आई हैव वेरी लिटिल नॉलेज ऑफ स्पेशल नीड्स और ऑफ any spectrum or disorder or anything like that. I am not from a medical background। और मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि मैं कहूँ कि मुझे बहुत ऑटिज्म के बारे में पता था, बहुत एडीएचडी, डाउन सिंड्रोम इनके बारे में पता था, या इनको टैकल किस तरह करते हैं उनके बारे में पता था। मुझे कुछ नहीं पता था। बट सिर्फ एक विजन था, एक गोल था कि एक इन बच्चों के लिए एक सिस्टम हो। देयर शुड बी अ सिस्टम फॉर दीज किड्स, कि वहां पे ये लोग एक्सेप्ट किए जाए। इनको ये ना कहा जाए कि इनके हाथ में स्पून्स क्यों हैं, ये हाथ जब चल रहे हैं तो वाई आर दे होल्डिंग समथिंग इन देयर हैंड्स। इनको ये ना कहा जाए कि अगर ये जा रहे हैं तो ये सीधे क्यों नहीं जा रहे, ये ऐसे वैसे करके क्यों जा रहे हैं। तो मतलब ये मुझे था कि उनको हर बात पे रोका टोका ना जाए। आई वांटेड टू क्रिएट सम दैट काइंड ऑफ प्लेस फॉर देम। इस तरह की एक जगह मैं उनके लिए बनाना चाहती थी। और वो राइट। अल्हम्दुलिल्लाह विद अ लॉट ऑफ हेल्प एंड लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहम करम से, उनकी मदद से 1.5 साल पहले हमने शुरू किया। और विद इन ईयर हमने इसको एक्सपैंड भी किया। एक 5 मरले के एक छोटे से बेसमेंट से स्टार्ट किया, 2-3 कमरों के पोर्शन से। और अब हम एक कनाल की जगह पे हैं। और उसमें हम प्रॉपर सारा एक सिस्टम है हमारा, इसके बारे में भी मैं आपको भी बताऊंगी। लेकिन यह है कि इट स्टार्टेड लाइक दिस। So we are currently in Peshawar, in Hyderabad actually. राइट।
तो दूसरा हम ये पूछना चाहेंगे कि इस सेटअप में आप बच्चों के लिए क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं आप लोग? Sir, we have this is an inclusive setup. We have created a small Montessori for them. ठीक है, डिफरेंट डिसेबिलिटीज और डिसऑर्डर्स को हम लोग लेकर चलते हैं, लेकिन इंक्लूसिव सेटअप में मैं थोड़ी सी चीज बताना चाहूंगी कि इंक्लूसिव सेटअप्स में टिपिकली ये होता है कि आपके पास मेजॉरिटी आर न्यूरोटिपिकल चिल्ड्रन, जिनको हम आम जबान में नॉर्मल बच्चे कहते हैं, और माइनॉरिटी इज दी चिल्ड्रन विद डिफरेंट चैलेंजेस और डिफरेंट डिसेबिलिटीज और डिसऑर्डर, या न्यूरो डाइवर्ट जिनको बोला जाता है, या फिर आम जबान में एबनॉर्मल जिनको बोला जाता है, तो वो माइनॉरिटी उनकी होती है। ठीक है, इंक्लूसिव सेटअप्स का ज्यादातर मेजोरिटी जो उनकी होती है वो ये होता है कि क्लास में अगर 30 की स्ट्रेंथ है तो 26, 27 या 29 तक बच्चे जो हैं वो बिल्कुल कंप्लीटली न्यूरोटिपिकल है, ठीक है, नॉर्मल बच्चे हैं, और एक आध बच्चा जो है वो चैलेंज्ड है। ठीक, तो हमारे सेटअप में जो डिफरेंट है चीज वो ये है कि हमारा रेशो थोड़ा डिफरेंट है। दिस प्लेस इज स्पेशली फॉर स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन, so we have the majority of disability and disorders, ठीक है, मेजोरिटी हमारे पास चैलेंज्ड बच्चे हैं, माइनॉरिटी इज दी न्यूरोटिपिकल बच्चे या फिर आम जबान में नॉर्मल बच्चे। ठीक, उसको साथ में हम उन बच्चों की एजुकेशन मॉन्टेसरी, जिसमें आपका प्ले ग्रुप, नर्सरी, केजी आ जाता है, आपका इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, एकेडमिक्स सारा कुछ आ जाता है, जनरल नॉलेज, इस्लामियात, ऑल दी एकेडमिक्स। उसके साथ साथ व्हाट वी हैव डन इज we provide speech therapies, we provide occupational therapies, we provide physiotherapies, and we provide behavior therapies as well। ठीक है जी, इस सब को इकट्ठे रखने का मकसद ये है कि देखिए एक बच्चा जब चैलेंज्ड है, he has different challenges to look actually to tackle, to fight, तो उसमें ये होता है कि आपको नहीं पता होता कि कब उस पे वो फेज आएगा और कब उसको किसी स्पेशल हेल्प की जरूरत होगी, यू डोंट नो दैट। तो अगर एक स्कूल सिस्टम में ही जब एक बच्चा 5-6 घंटे एक स्कूल सिस्टम में है, सुबह 8 बजे 8:30 बजे वो आता है, 1-1:30 बजे तक वो यहाँ पे है, और वो असेंबली, लंच टाइम सब कुछ इकट्ठे बाकी बच्चों के साथ कर रहा है, तो यू हैव नो आइडिया कि कब उसको किसकी हेल्प पड़ की जरूरत हो जाए। सो वी हैव थेरेपिस्ट प्रोफेशनल्स हमारे पास मौजूद होते हैं, हम उनको उसी टाइम पे टैकल भी करते हैं। दूसरा ये कि जब हम एक बच्चे का एडमिशन करते हैं तो हम लोग उसका एक टाइम टेबल बना देते हैं कि जैसे एक क्लासरूम का टाइम टेबल होता है कि जी पहले आपके इंग्लिश की क्लास है, फिर आपकी उर्दू की क्लास है, फिर ये है, फिर वो, सेम वे हम एक बच्चे का हर बच्चे का अलग टाइम टेबल बनाते हैं कि अच्छा इस बच्चे के अभी जो है वो क्लासरूम टाइम है, अभी जो है इसका स्पीच सेशन है, फिर इसका ओटी सेशन है, फिर इसका एबीए सेशन है, फिर इसका एकेडमिक का है। हर बच्चे का एक टाइम टेबल होता है और उस टाइम टेबल के मुताबिक थेरेपिस्ट के अपने अपने रूम से अपनी अपनी फैसिलिटीज हैं उनकी, तो उस टाइम टेबल के मुताबिक थेरेपिस्ट जो है वो उस बच्चे के पास जाती हैं क्लासरूम में, उस बच्चे को अपने पास रूम में लेकर आती हैं अलोंग विद देयर होमवर्क डायरीज, और वो सेशन है रिकॉर्डेड सेशन लिया जाता है। उसके बाद फिर उस सेशन को सारा डायरी पे नोट डाउन किया जाता है ताकि पेरेंट्स को भी पता चले कि सेशन में आज क्या हुआ, क्योंकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है ना पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन, तो वो किया जाता है। तो वो सारी सर्विसेज हम इस तरह से करते हैं। फिर लंच टाइम में हम किसी बच्चे का कोई सेशन नहीं रखते क्योंकि वो एक सोशल स्किल्स का टाइम है, सोशलाइजिंग का टाइम है, तो वो सारे बच्चे इकट्ठे बैठ के फिर लंच करते हैं, प्ले टाइम होता है उनका। तो ये इस तरह से वी हैव ऑल द थेरेपीज एंड एकेडमिक्स एज वेल, वी हैव मॉन्टेसरी ट्रेन टीचर्स, वी हैव थेरेपिस्ट, वी हैव साइकोलॉजिस्ट एज वेल हु वर्क इन द क्लासरूम्स, जो कि क्लासरूम्स में काम करती हैं। फिर हमारे पास बच्चों के 1-to-1 सेशंस होते हैं, और साथ में ही क्लासरूम्स में इफ अ चाइल्ड रिक्वायर्स अ ग्रुप सेशन तो वो हम क्लासरूम में लेते हैं। वो इस तरह से होता है कि अगर एक बच्चा बिल्कुल अर्ली एक ऐसे स्टेज पर है कि अभी उसकी किसी किस्म की स्पीच नहीं है, किसी किस्म का उसका, मैं सब बड़ा आसान अल्फाज में भी बात कर रही हूँ, और दूसरा मैं मेरी बातों से ऑडियंस को और आपको भी आइडिया हो गया, आई एम नॉट फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, तो आई एम नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजीज, तो एक आम पेरेंट को मेरी बात समझने में कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। राइट। तो दूसरी चीज वो ये कि थेरेपी जब एक बच्चा अगर इन केस वो बच्चा हाइपर हो गया है या कुछ है तो वो वी हैव द थेरेपिस्ट जो कि फौरन क्लासरूम में भी उनको टैकल करती है।
who tell the teachers as well कि उसको किस तरह से करना है, हैंडल करना है। देखें, क्लासरूम एनवायरनमेंट में आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी रूम में, ओटी रूम में तो आप लोग इक्विपमेंट्स रख सकते हैं, बट एक क्लासरूम में तो आप लोग ट्रेडमिल भी नहीं रख सकते, ट्रेम्पोलिन भी नहीं रख सकते, और बहुत सारे इक्विपमेंट्स है जो नहीं रख सकते, ठीक है, वो क्लासरूम्स में प्रोवाइडेड नहीं होती। तो क्लासरूम में थेरेपिस्ट का मौजूद होना जो है वो हमें बहुत फायदा देता है, बिकॉज हम उसकी डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं जो हम क्लासरूम में ही करवा लेते हैं। फिर चूंकि इंक्लूसिव सेटअप है, वी हैव अदर चिल्ड्रन जो कि दे आर इन कंप्लीट देयर सेंसेस, हु आर एक्चुअली कंट्रोल ऑफ देयर सेंसेस, ठीक है। तो उन बच्चों की हेल्प से हम इन बच्चों को टैकल करते हैं। कोई हमारे पास कोई ऐसा बच्चा है तो वी एक्चुअली टेल देम, ओके लेट्स डू अ लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज। तो अगर किसी की कोई एक्सरसाइज करनी है ना, तो वो जो दूसरे नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ मिलके हम इनकी एक्सरसाइजेस करते हैं। दे ऑल फील लाइक इट्स सम काइंड ऑफ एक्टिविटी, बट एक्चुअली वी आर एक्चुअली कंफर्टिंग दैट चाइल्ड। हम उस बच्चे को कंफर्ट दे रहे हैं, और बाकी सब बच्चों को लगता है कि ये तो बड़ी मजे की गेम है, एक्सरसाइज हो रही है हम सबकी। तो इट्स काइंड ऑफ दैट। ओके। आपने कहा कि आपके जो इंक्लूसिव सेटअप है उसमें मेजॉरिटी चैलेंज्ड बच्चे होते हैं, तो हम ये भी पूछना चाहेंगे कि जब आप कहते हैं डिफरेंट चैलेंजेस वाले बच्चे, तो आप थोड़ा सा मजीद एलेबोरेट करेंगे कि कौन कौन से चैलेंजेस वाले बच्चों को आप डील करती हैं और उनका एज ग्रुप है क्या? चैलेंजेस हमारे पास है ऑटिज्म, माइनर एंड मॉडरेट, माइनर टू मॉडरेट। फिर अगर कोई सिवियर केस है, उनको फर्स्ट वी टैकल देम 1-to-1, और स्लोली स्टेडीली ग्रेजुअली हम उसको आहिस्ता आहिस्ता करके एक ग्रुप की सूरत में इन्वॉल्व करते हैं। देन वी हैव ADHD, डाउन सिंड्रोम, स्पीच डिलेड, एंड वी हैव एज ग्रुप ऑफ अराउंड 3 years to 15 years, ठीक। अब 15 इयर्स जो 10 इयर्स अबव है, 10 to 15 इयर्स का जो एज ग्रुप है, वो ऐसा है कि फिजिकली ग्रोथ तो उनकी माशाल्लाह से बिल्डअप उनकी अच्छी है, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, जो चीज, बहुत सारी चीजें हैं जो भी उनकी डेवलप नहीं हुई, जैसे कि उनकी सोशल स्किल्स आर लिटरली जीरो, दे डोंट एक्सेप्ट एनीवन अराउंड देम, ठीक है। तो उनको अगर आप उनके एज ग्रुप के साथ एक नॉर्मल स्कूल में बिठाएंगे ना, मेन स्ट्रीम स्कूल में, तो वहां पे वो सिर्फ डाउन होते जाएंगे, बिकॉज नो, दे डोंट नो हाउ टू टॉक टू एनीवन। अब माशाल्लाह स्पीच होती है उनकी, ये नहीं कि उनकी स्पीच नहीं होती, स्पीच में वो ठीक ठाक है। हम उनको बाकी इंक्लूसिव सेटअप में बाकी बच्चों के साथ बिठाते हैं, और वो बच्चे उनसे एज में कम होते हैं, लेकिन उनके साथ माशाल्लाह से ठीक ठाक बोलने चालने वाले बच्चे और शार्प बच्चे, तो वो दे बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स। और उनके साथ हम इनको मिला के, उनके साथ उनकी गपशप करवा के, फिर उनके साथ गेम्स खिलवा के आहिस्ता आहिस्ता, बिकॉज जब उनसे एज में छोटे बच्चे हैं सर, तो उनकी तो डिमांड्स इतनी नहीं है ना, उनकी तो समझ भी उतनी नहीं है, वो 11 साल 12 साल वाली तो नहीं है। तो 8 साल 9 साल एज ग्रुप के नॉर्मल न्यूरोटिपिकल बच्चों को हम चैलेंज्ड 11 to 15 years एज ग्रुप के साथ बिठाते हैं, जो फिजिकली उनमें से बड़े हैं, लेकिन मेंटल एज उनकी तकरीबन सेम या फिर थोड़ी सी उनसे शायद कम हो, ठीक। तो उनमें ना तो कोई कंपटीशन होता है, ना कोई ईगो इश्यूज आते हैं, ना बड़े बच्चे को ये लगता है कि ये मुझसे, इसको इतना कुछ आता है और मुझे कुछ नहीं आता, और ना ही वो न्यूरोटिपिकल उनको बता रहा होता है कि आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू डोंट नो नथिंग, यू नो नथिंग। राइट। तो वो चीज नहीं आती, जो मुकाबला और कंपैरिजन वाली चीजें होती है ना क्लासरूम्स में, वो नहीं आती। तो इस तरह से हम इनको, इस ग्रुप्स को हैंडल करते हैं। ओके। अच्छा, जब आपके पास ये बच्चे आते हैं, पेरेंट्स लेके आते हैं, तो क्या इनका डायग्नोसिस असेसमेंट साथ लेके आते हैं, या आपके पास भी डायग्नोसिस और असेसमेंट की सर्विसेज भी अवेलेबल हैं? सर देखिए, डायग्नोसिस एंड असेसमेंट इज समथिंग जिसके लिए आपको न्यूरोपीडियाट्रिशियंस और इनकी जरूरत होती है। इट्स एक्चुअली अ टीम दैट वर्क्स, ठीक है, ये एक बंदे का काम नहीं है, इट्स अ प्रॉपर टीम। वी हैव द थेरेपिस्ट फॉर दैट, वी हैव साइकोलॉजिस्ट, वी हैव थेरेपिस्ट, बट इन माय सिस्टम व्हाट आई डू इज कि आई नेवर प्रेफर टू डायग्नोज द चाइल्ड, बिकॉज आई डोंट हैव द न्यूरोपीडियाट्रिशियन विद मी हियर। आई हैव द थेरेपिस्ट, आई हैव द साइकोलॉजिस्ट, लेकिन वो जो एक मेन बंदा मुझे पीच का चाहिए होता है, आई डोंट हैव दैट। तो व्हाट वी प्रेफर इज कि दे कम विद द डायग्नोसिस, एंड देन वी डू एन इनफॉर्मल असेसमेंट। इनफॉर्मल असेसमेंट हम इस तरह से करते हैं
कि अपने सेटअप में उनको, उस बच्चे को इंक्लूड करने के लिए हम ऑल द थेरेपिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट एंड मी, हम सारे मिलके उसकी हिस्ट्री लेते हैं उस बच्चे की पेरेंट्स से, और फिर अकॉर्डिंगली उसको हम ऑब्जर्व करते हैं एंड वी गिव देम 3 days ट्रायल। ठीक है, 3 दिन तक वो बच्चा पेरेंट के साथ आता है, दे स्पेंड द होल डे हेयर, पेरेंट भी यहाँ पे पूरा दिन गुजारते हैं और बच्चा भी सारा दिन गुजारता है। और हम उसको डिफरेंट क्लासरूम में भी, सेशन रूम्स में भी, हर रूम में अलग अलग से उसको टाइम स्पेंड करवाते हैं उससे, एंड वी ऑब्जर्व द चाइल्ड एंड वी टॉक टू द पेरेंट अबाउट माइनर टू, मतलब वो मेजर टू माइनर डिटेल्स, वो सारी डिटेल्स हम पेरेंट से लेते हैं, क्योंकि आपको पता है एक सेशन में पेरेंट हमें कितना बता देगा, लेकिन जब 3 दिन वो पेरेंट हमारे साथ बैठा होगा तो कभी उसको एक बात याद आएगी, कभी दूसरी। होता है ना, मदर्स को अचानक से याद आता है कि ये तो कभी कभार ऐसे भी करता है, इसको तो इस चीज से कभी एक बार ऐसे रिएक्शन इसका हो जाता है। तो वी इंक्लूड दैट पेरेंट फॉर 3 days इन आवर सिस्टम। उनको हम वेलकम करते हैं कि आप 3 दिन हमारे साथ गुजारें और हर किस्म के सिस्टम में हमारे साथ शामिल हों, ताकि हमें हर तरह से आप गाइड कर दें, और जिस किस्म की भी हमें डिटेल्स की जरूरत होती है तो वो हम उनसे लेते हैं। एंड आफ्टर दोस 3 days वी ऑल मेक अ प्लान फॉर द चाइल्ड। फिर हम उस बच्चे का एक प्लान बनाते हैं, ऑल द थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड पेरेंट एंड मी, हम सारे मिलके बैठ के वी मेक अ प्लान फॉर द चाइल्ड एंड वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। राइट। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि इस वक्त तक अभी आपको ऑलमोस्ट 1.5 year हो चुका है, तो अभी आप कह रहे हैं छोटे सेटअप से आप थोड़ी बड़ी स्पेस में भी आए हैं, तो इस वक्त तकरीबन कितने बच्चे आपके पास ट्रेनिंग या थेरेपीज और पढ़ने के लिए आ रहे हैं? सर वी हैव अराउंड 40 स्टूडेंट्स राइट नाउ। ठीक है जी, 40 तक मेरे पास स्ट्रेंथ है बच्चों की। और इसमें ये है कि हाँ, ऑल्दो जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हो रही थी बड़े सेटअप पे, a lot of people told me कि you don't have that much students and you're shifting to a bigger place, and but for me it was like these kids need a lot of space इनको बहुत सारी जगह की जरूरत होती है, they need to run freely, they need to walk freely, they need to move around, they need to scream freely तो उसके लिए हमें बहुत सारी जगह चाहिए होती है। सो फॉर मोर रूम्स आई नीडेड मोर बिगर प्लेस, दैट्स व्हाई वी शिफ्टेड। और जो है वी हैव अराउंड 40 एंड इंशाल्लाह वी आर वेलकमिंग न्यू वंस एज वेल। चल रहे हैं ट्रायल्स, देखते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, आपने जिक्र किया कि डिफरेंट थेरेपीज हैं, ओटी, साइकोलॉजिस्ट और दीगर बाकी सर्विसेज भी एट टाइम्स जब रिक्वायर्ड होती हैं यहाँ सेशंस के लिए, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि उसके लिए डिफरेंट इक्विपमेंट, जिस तरह आपने पहले भी जिक्र किया कि ट्रेडमिल एंड सो ऑन, डिफरेंट इक्विपमेंट भी चाहिए होता है डिफरेंट थेरेपीज के लिए, तो आपके सेंटर इज वेल इक्विप्ड सेंटर एज फार एज इक्विपमेंट इज कंसर्न? जी सर, बिल्कुल इट इज फुली इक्विप्ड। वी स्टार्टेड स्लो, और शुरू में हमारे पास ऑक्यूपेशनल थेरेपी की और उसकी सर्विसेज नहीं थी, तो ऑब्वियसली वी डिडंट हैव दैट इक्विपमेंट, बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ट्रेडमिल, वी हैव ट्रेम्पोलिन एंड ऑल अदर इक्विपमेंट्स, स्विंग्स, सारा कुछ अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, जो कि इन बच्चों के लिए होता है। वी हैव अ लिटिल प्ले एरिया फॉर देम एज वेल, सो वी आर फुली इक्विप्ड अल्हम्दुलिल्लाह। राइट। अच्छा, ये तो वो बच्चे हैं जो आपके पास फिजिकली आ रहे हैं, पेरेंट्स लेके आ रहे हैं, तो क्या आप, क्या सेटअप में ऐसी सहूलत भी है कि जो आपकी जगह से दूर हैं, ऑनलाइन सर्विसेज या थेरेपीज इस किस्म की भी अभी आप काम कर रहे हैं या आपके ज़हन में है? सर ऑनलाइन की जहां तक बात है, आई डोंट वर्क विद स्पेशल नीड्स यंगर चिल्ड्रन ऑनलाइन। मैं जो हमारे पास, आई हैव सम स्टूडेंट्स हु आर अबव 18 years old, who are challenged, minor disability or disorder. I work with them on their academics. ठीक है, पर्सनली मैं उनके एकेडमिक्स पे काम करती हूँ, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम इतनी ट्रेनिंग लेने के बाद और डिफरेंट कोर्सेज और आरबीटी कोर्सेज, 40 आवर्स ट्रेनिंग एंड ऑल दैट, एंड आपको पता है इन चीजों के इतने ज्यादा शॉर्ट कोर्सेज कुछ ना कुछ होता है कि वो सब कुछ करने के बाद उनकी एकेडमिक्स पे आई वर्क विद चिल्ड्रन ऑनलाइन में करती हूँ। उसके अलावा जो है विद यंगर चिल्ड्रन आई डोंट वर्क विद द चिल्ड्रन, लेकिन मैं पेरेंट्स के साथ काम करती हूँ। मदर के साथ ट्रेनिंग जो है वो मेरी ऑनलाइन चलती रहती है। वो ऐसे होती है कि इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, वी डोंट कॉस्ट फॉर ऑनलाइन ट्रेनिंग्स।
हम मदर की ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप्स, ये हम इसकी कॉस्ट बिल्कुल इसको नहीं चार्ज करते इस चीज को। और मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में राइट नाउ अभी जो है काफी मदर्स हैं जो मेरे पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं, और उनमें वो शामिल हैं। और मैं पर्सनली ही उनको मैसेजेस भी करती हूँ और कॉल्स पे भी उनको बताती रहती हूँ साथ साथ, यहाँ तक कि जब उनकी बच्चे का कोई ऐसा इशू होता है जिनमें वो परेशान होती हैं, तो हम अपने बच्चों की स्टूडेंट्स के साथ वो एक्टिविटीज करके उनको डेमोस भी सेंड कर देते हैं कि ओके, वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि इसके साथ ऐसे करो, इस तरह से इसको हैंडल करो, तो वी हेल्प देम आउट। और दूसरी जो हम चीज करते हैं दैट इज एक्चुअली आई सपोर्ट देम, बिकॉज मॉरल सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। समटाइम्स दे जस्ट नीड somebody टू जस्ट लिसन, और वो होता है ना, फ्रस्ट्रेशन निकालनी होती है, भड़ास निकालनी होती है, बात करनी होती है किसी से। देर आंट मेनी लिसनर्स अराउंड, राइट? तो इतना कोई सुनने वाला तो है नहीं। तो वो जो है वो आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि मैं उनका सुनती हूँ, और उनसे बात करके मुझे उनकी बात सुन के मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि उसके बाद वो काफी रिलैक्स हो जाती हैं। तो जाहिर बात है, जब एक माँ रिलैक्स होगी, घर सारा घर रिलैक्स होगा। हम माने ना माने, घर तो माँ से ही चलता है सर। तो वही बात है कि जब माँ रिलैक्स होगी तो बच्चे रिलैक्स होंगे, तो बच्चों पे काम कर सकेंगे। तो ऑनलाइन मैं फिलहाल ये सपोर्ट देती हूँ बिलो 18, और अबव 18 जो है आई वर्क विद देम ऑन देयर एकेडमिक्स। ओके। अच्छा, आपने जिक्र किया था, थोड़ा सा मैं दोबारा चाहूंगा कि उनके नाम आप बोल दें जो जो प्रोफेशनल्स आपकी टीम में यहाँ अवेलेबल हैं, जैसे स्पेशल एजुकेटर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, ओटी वाले भी हैं। अगर मैं कोई भूल जाऊं, तो आप जी दोबारा नाम ले दें उनका, ताकि हमें, हमारे व्यूअर्स को ये पता लग सके कि आपकी टीम में कौन कौन से प्रोफेशनल्स हैं। ठीक, सही। मेरी टीम में सर स्पेशल एजुकेटर्स हैं, मेरी टीम में एबीए थेरेपिस्ट है, मेरी टीम में साइकोलॉजिस्ट है, मेरी टीम में स्पीच थेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, और मॉन्टेसरी ट्रेन टीचर्स है। मेरी टीम में बहुत इम्पोर्टेंट रोल वो मेरी खाला का है, जो छोटी सी हमारी खाला होती है ना स्कूल्स की, वो खाला है, उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। मैं इन लोगों के रोल को इसलिए इम्पोर्टेंट कहती हूँ कि देखें सर, आपके पास प्रोफेशनल डिग्री लेके तो कोई भी काम कर लेगा, ठीक है, क्योंकि उनके पास एक डिग्री होगी, ट्रेनिंग होगी। लेकिन जब आपके बच्चा जो है उसको वॉशरूम जाना हो, ठीक है, और उसको वॉशरूम एक आया या खाला या वो मेड किस तरह से लेकर जा रही है, अगर नॉर्मल स्कूल्स में, व्हाट आई हैव सीन बीइंग अ टीचर, जो मैंने देखा है हर तरफ के स्कूलों में, कि आया जो है ना बच्चे को खींच तान के वॉशरूम लेके जा रही है, ओहो अच्छा इसने फिर पॉटी कर दी है, ओहो ये हो गया। तो वो जो है उस तरह से अगर उसको लेके जा रही है, तो हम भी एक आम बंदे पे क्या गुजरती है, आम स्टूडेंट किस चीज से गुजरता है अगर वो इस चीज पे भी डांट खा रहा है। तो जब एक स्पेशल नीड बच्चा है जो बोल भी नहीं पा रहा है, और उसको किस तरह से वॉशरूम कैंडल हैंडल किया जाता है, तो ये बड़ी जरूरी चीज है। तो मैंने अपने Right. सेटअप में सबसे पहले तो ट्रेनिंग की ना, ये सबसे पहले जिसके साथ मेरी वो होता है ना रेपो बनाई और कॉन्फिडेंस में लिया, तो वो मेरी जो खाला हमारे पास काम करती हैं वो है। क्योंकि जब वो बच्चों को लेकर भी जाती हैं, शी इज राइमिंग, वो राइम कर रही हैं, वो उनके साथ फोनिक्स पढ़ रही हैं, एबीसी पढ़ रही हैं, पोएम्स हो रही हैं, क्योंकि वो बच्चों को लाते ले जाते भी उनके अच्छे मूड से लेके जा रही है, अच्छे मूड से लेकर आ रही है। तो मेरी टीम में वो भी है। ओके। अच्छा, ये भी मैं पूछना चाहूंगा कि जब आप कोई स्टाफ मेंबर हायर करती हैं या अपने टीम में ऐड करती हैं, तो क्या चीज देखती हैं अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस? सर डेफिनेटली एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस इज इम्पोर्टेंट, बट सबसे पहले जो मैं चीज जो उनसे मेरी बातचीत होती है, मेरा इंटरव्यू बड़ा डिफरेंट तरीके से होता है क्योंकि सीवी में तो सब कुछ मौजूद होता है, डेमो भी ले लिया जाए, लेकिन जो मेनली चीज होती है, एक इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि उनको स्पेशल नीड्स की नॉलेज कितनी है, उनको कितना पता है। बहुत सारे डिग्री होल्डर्स आए जिनको मैंने ऑब्जर्व किया, तो मुझे लगा कि उन्होंने सिर्फ पढ़ा है बट दे हैव नो नॉलेज ऑफ स्पेशल नीड्स, उनको आइडिया ही नहीं है। दूसरा ये कि वो किस हद तक एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को। ठीक है जी, जिस तरह हम बच्चों को ट्रायल डेज देते हैं, इसी तरह हम स्टाफ मेंबर्स को भी ट्रायल डेज देते हैं। और ट्रायल में जो मैं सबसे पहले बीइंग सीईओ एंड ओनर ऑफ द इंस्टीट्यूट,
और हायरिंग पोजीशन पे जब मैं हूँ, तो जो चीज मैं सबसे पहले देखती हूँ वो ये देखती हूँ कि बच्चों के साथ उनका एटीट्यूड किस तरह है। उनके एक्सप्रेशंस को मैं ऑब्जर्व करती हूँ, और उनके जो बोल रहे हैं वो तो डेफिनेटली वो अच्छा ही बोलेंगे, लेकिन क्या उनको बच्चों की नाक साफ करते हुए कोई मसला तो नहीं हो रहा? तो क्या उनको ये, अगर किसी बच्चे का कोई पैम्पर गंदा हो गया, कोई स्मेल से उनको कोई इशू तो नहीं हो रहा? ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बिकॉज ये ऐसी चीजें हैं, आई एम अ मदर माई सेल्फ, तो मुझे पता है ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे आपके जो भी आपके प्रोफेशनल्स बच्चों के साथ काम करते हैं ना, उनका मूड इन चीजों पे खराब होता है, अनफॉर्चुनेटली, लेकिन होता है। तो मैंने एक बार सर ऐड दिया था, एक छोटी सी, आई होप यू हैव टाइम, एक छोटा सा कुछ शेयर करना चाहूंगी। जी जी बिल्कुल तो शेयर। मैंने एक बार ऐड दिया था, आई नीडेड सम यंग गर्ल्स एज हेल्पर्स ना, कि मुझे था कि जरा जो बच्चों के साथ भाग दौड़ वगैरह कर सकें, बेशक मैट्रिक पास लड़कियां ही हों, लेकिन इतना हो कि बच्चों के साथ भागने दौड़ने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा हेल्पिंग हैंड्स चाहिए थे, और मैंने उसके लिए ऐड दिया। और उसके बदले में मेरे पास जितने भी लोग आए इंटरव्यू के लिए, मेरे पास, मैंने यंग गर्ल्स का ऐड दिया था, एंड आई एंडेड अप हायरिंग 3 मदर्स, अच्छी खासी एज की माओ को मैंने हायर किया। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग आए उसमें जो माए मेरे पास आई ना, वो इतनी, दे वर सो ब्रिलियंट, और वो इतनी बच्चों के साथ अच्छी, बिकॉज दे वर मदर्स, तो वो उन बच्चों को इतना अच्छा हैंडल कर रही थी। तो मैंने उनसे, मैं ये कहती, मैं मुझे भागने दौड़ने वाली लड़कियां चाहिए ना, कि जिनको जरा मैं भगा सकूं, क्योंकि जस्ट गो एंड हैव अ रन विद द किड। तो कहती है हम हैं ना, हम तैयार है, एंड दे हैड सो मच एनर्जी। तो ये जो है ना, तो स्टाफ हायरिंग में इट्स समटाइम्स वेरी ट्रिकी, लेकिन डेफिनेटली क्वालिफिकेशन को, इफ आई एम हायरिंग अ थेरेपिस्ट एंड ऑल, तो डेफिनेटली आई लुक फॉर द क्वालिफिकेशन, आई लुक फॉर द एक्सपीरियंस, इन सब चीजों को देखूंगी। लेकिन एक्सेप्टेंस को, थोड़ा सा उसकी पर्सनालिटी को, ये चीजें देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि एक कमरे में अगर बेशक कैमरा लगे भी हो, वीडियो बन भी रही हो, आप सेशन को रिकॉर्ड भी कर रहे हो, लेकिन आपकी जो वाइब्स होती है ना, वो बता रही होती है कि आप बच्चे को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज जो होती है ना, वो बता रही होती है कि आप बच्चे को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। तो मुझे वो बॉडी लैंग्वेज जो है वो चाहिए इनसे, कि वो बॉडी लैंग्वेज से भी मुझे पता चले कि यू आर एक्सेप्टिंग द चाइल्ड। तो एक्सेप्टेंस जो है वो मेन बड़ा जरूरी पॉइंट है। राइट। अच्छा, जब आपने हायर कर लिया स्टाफ को, तो हमने देखा है कि जी फील्ड में रेगुलर ट्रेनिंग्स या अपडेट ऑफ नॉलेज की भी जरूरत पड़ती रहती है, और डिफरेंट टेक्निक्स एंड आती रहती है नई रिसर्चेस। तो फिर उस बिल्कुल अपडेट करते रहते हैं अपने नॉलेज को आपका स्टाफ? बिल्कुल सर, ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि देखें, जिस तरह से आपको पता है स्पेशल नीड्स में, ऑटिज्म में, बाकी डिफरेंट डाउन सिंड्रोम में, इन सब चीजों पे इतनी रिसर्चेस हो रही है ना, कि टाइम एंड अगेन हमें हर आए दिन कोई नई चीज का ही पता चल रहा होता है, एक नए सिस्टम का, एक नई मेथोडोलॉजी का पता चल रहा होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप आवरसेल्व्स अपडेटेड। और तो उस पर डेफिनेटली हम लोग ट्रेनिंग्स भी करते हैं साथ में। मेरे जो मैंने आपको बताया ना, मेरी अपनी इस मामले में क्वालिफिकेशन को अगर देखा जाए, उसको देखा जाए, तो मैं खुद उस बैकग्राउंड से नहीं हूँ। तो मैं, मेरे जो एचओडीज हैं और वो हैं, तो दे आर वेरी हेल्पफुल। उनकी भी यही ड्यूटी होती है कि कोई भी ऐसी कोई चीज होती है, कोई ऐसा ट्रेनिंग होती है, तो हम लोग, वो मुझे बताते हैं, मैं उनको बताती हूँ, एंड टुगेदर वी प्लान समथिंग, और फिर हम एक वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं। फिर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी मदर्स हैं, स्पेशल नीड्स जितने भी बच्चे हैं, ज्यादातर पेरेंट्स जो है, मदर्स जो है, वो खुद इस फील्ड में आई हैं, वो खुद इस चीजों के बारे में पढ़ रही हैं, पढ़ा रही हैं। तो हम फिर मदर्स की एक वो रखते हैं मीटिंग्स, और डिफरेंट वर्कशॉप्स रखते हैं, और फिर उसमें हमारी स्टाफ की भी ट्रेनिंग होती है, और साथ में हम लोग पेरेंट्स की भी ट्रेनिंग्स करते हैं। तो जी, तो नेक्स्ट मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि जो पेरेंट्स काफी इंटरेस्टेड होते हैं पूछने में, कि ये स्कूल की फी स्ट्रक्चर के बारे में अगर आप हमें थोड़ा बता सकें, ताकि उनको, पेरेंट्स को भी आइडिया हो, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल सर। सर ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें है ये कि देखिए, जब भी एक बच्चा आता है हमारे पास, तो जरूरी नहीं है कि हर बच्चा जो है वो हर फैसिलिटी को ही यूटिलाइज करे। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि सिर्फ एकेडमिक्स और सोशल, एकेडमिक्स और साथ में स्पीच थेरेपीज उनको चाहिए होंगी। ठीक, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको एकेडमिक्स और स्पीच थेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी चाहिए होगी। कुछ ऐसे हैं जिनको बिहेवियर थेरेपी भी साथ साथ में चाहिए होगी। कुछ ऐसे हैं जिनको सब कुछ
सारी चीजों की जरूरत होती है, ठीक। और सम बिल्कुल कुछ ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ एकेडमिक्स और सोशल स्किल्स पे ही आते हैं, क्योंकि उनके बाकी हद तक, काफी हद तक चीजें कवर हो चुकी होती है, लेकिन वो बच्चे जो है उनकी कोई स्कूलिंग नहीं होती, तो एकेडमिक्स पे कोई इतना काम नहीं होता, सोशल स्किल्स पे काम नहीं हो रहा होता, तो वो चीज के लिए आते हैं। तो वी हैव डिफरेंट स्टेजेस, और हर एक उसके हर एक लेवल के लिए अपना एक फी स्ट्रक्चर है। जो बच्चा सारी फैसिलिटीज को, मतलब स्पीच, ऑक्यूपेशनल, बिहेवियर एंड एकेडमिक्स एंड ऑल, स्कूलिंग वगैरह सब कुछ अवेल कर रहा है, वो हमारा एक पैकेज है, दैट इज 25,000 पर मंथ, ठीक। और 25,000 में आपको 12 सेशंस पर मंथ स्पीच के मिलते हैं, 12 सेशंस पर मंथ आपको ऑक्यूपेशनल के मिलते हैं, बिहेवियर के मिलते हैं, साथ में आपका सारा मंथ जो है वो एकेडमिक्स भी चलता है, स्कूलिंग भी चलती है, ठीक। फिर अगर कोई बच्चा उसके कम चीजें ले रहा है, जो कि सिर्फ स्पीच और उसको ले, दैट इज 17,000, ठीक। और जो कि सिर्फ स्कूलिंग ले रहा है, दैट इज 7,000। एबीए का वी डोंट चार्ज फॉर एबीए थेरेपीज, ठीक। एबीए थेरेपीज की मैं चार्जेस इसलिए नहीं लेती, क्योंकि पर्सनली मेरा अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि एबीए थेरेपीज जो है वो एक बीसीबीए ट्रेंड बंदा, जो कि पूरा अपने जिस प्रॉपर क्वालिफाइड हो, और बीसीबी का उनका अपना एक सर्टिफिकेट होता है, अपना एक प्रॉपर एक क्राइटेरिया होता है, उस पे जो पूरा उतरा हुआ हो, और उसके पास ये बाहर मुल्क का प्रॉपर अपना एक डिग्री हो, सब कुछ हो, तो वो बंदा जो है वो अब ये थेरेपी अगर करे तो ही और शी शुड चार्ज। लेकिन अगर सिर्फ आरबीटी कोर्सेज करने के बाद, आरबीटी ट्रेनिंग्स लेने के बाद, जो 40 आवर्स की ट्रेनिंग होती है, मैंने खुद भी ली हुई है, और वो करने के बाद, या साइकोलॉजी मास्टर्स करने के बाद अगर कोई एबीए को चार्ज करता है, तो मैं इसकी थोड़ा सा पर्सनली आई एम अगेंस्ट इट, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कैन वर्क ऑन बिहेवियर द वे दे शुड। तो आपके कहने का मकसद यह है कि जो मैं समझा हूं कि आरबीटी ट्रेंड आपके ख्याल में उनको चार्ज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई क्वालिफिकेशन एज सच नहीं है, एज अ सर्टिफाइड क्वालिफिकेशन। लेकिन अगर ऐसा हो कि आरबीटी का एग्जाम पास किया हो, तो उसको भी आप समझती हैं कि उसको चार्ज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आरबीटी क्या है, देन बीसीए बीए एंड देन बीसीबीए, तो जी बिल्कुल। 3 लेवल्स हैं, तो कहाँ पे उसको चार्ज अपना चार्ज करना शुरू करना चाहिए? सर देखिए, मेरे पास, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मैं तो एक ओनर हूँ ना, तो मेरे पास तो जब आते हैं इंटरव्यू, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है चार्जेस लेने में, तो मुझे मजा आएगा कि मैं चार्जेस लूं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप उसको एग्जाम दे भी देते हैं, ठीक है, आई नो इट कॉस्ट अ लॉट, इसलिए आरबीटी की ट्रेनिंग की इनकी अपनी कॉस्ट होती हैं, फीसेस हम लोग देते हैं, तभी ये हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं, सारा कुछ। लेकिन व्हाट आई हैव सीन इन मेनी प्रोफेशनल्स, वो मैंने ये देखा है कि दे लैक इन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस में लैक करते हैं। देखिए, ये जितने भी लोग हमारे पास ये ट्रेनिंग लेकर आए हैं ना, मैं जिस सीट पे बैठी हूँ, तो मेरे सामने जितने भी इंटरव्यूज होते हैं, जितने भी लोग ट्रेनिंग लेकर आए हैं, तो उनमें जो चीज लैक करती है वो एक्सपीरियंस है। दूसरा, आई पर्सनली डोंट गो विद द ट्रेडिशनल वेज ऑल ऑल द टाइम। आई एम नॉट अगेंस्ट ट्रेडिशनल वेज, लेकिन मैं हमेशा ट्रेडिशनल वेज को फॉलो करने के थोड़ा अगेंस्ट हूँ, बिकॉज आई फील दैट एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, ईच एंड एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। एक बच्चे के साथ आपके ट्रेडिशनल वेज काम कर रहे होंगे, लेकिन हर बच्चे के साथ आपके ट्रेडिशनल वेज काम नहीं कर रहे होंगे। सो फॉर दैट यू हैव टू बी अ बिट ऑफ, यू हैव टू शो लिटिल बिट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी। तो जो यहाँ पे नॉर्मल मैंने देखा है, साइकोलॉजिस्ट एंड आरबीटी ट्रेन्ड उनको के बिहेवियर थेरेपीज जो करते हैं, तो बिहेवियर थेरेपीज में मैंने मेजोरिटी ये देखा है कि दे जस्ट फॉलो द ट्रेडिशनल वेज, इंटरवेंशन नहीं है, कोई इनोवेशन नहीं है, एक्चुअली दे डोंट इनोवेट अ लॉट, और फिर इनोवेशन नहीं है, फिर वो जो चीज भी इंटरवेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल इस तरह से है कि वो टिपिकल तरीका है, दे आर नॉट इवन लुकिंग कि वो बच्चा जो है वो किस चीज को रिस्पॉन्ड कर रहा है, किसको नहीं। यहाँ पे हमारी जो एबीए थेरेपी होती है ना, इट्स नॉट ए टिपिकल सिस्टम कि एक बच्चा बैठा है और मैं उसकी एबीए थेरेपी कर रही हूँ। इट्स एक्चुअली अ ग्रुप एनवायरनमेंट, इट्स अ क्लासरूम एनवायरनमेंट। क्योंकि सर, किसी बच्चे को ब्लॉक करके टेबल के साथ, आपको पता होता है ना, ये मेथड सेशंस की अक्सर ऐसी होती है, वो ब्लॉक करके टेबल से बिठाते हैं, तो उसके साथ बिठा के तो मैं किसी को भी बुलवा दूंगी कुछ भी। आई हैव डन दैट, हम लोगों ने पर्सनली किया भी है ये।
लेकिन जब मैं उसको एक सोशल एनवायरनमेंट में लेकर आऊंगी और वो मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो व्हाट्स द यूज ऑफ दैट? तो मुझे जो मैं चीज चाहती हूँ वो ये है कि एक बच्चे को जब हमने सिखा दिया कुछ वन टू वन में, तो जब तक उसकी इंटरवेंशन हमने एक सोशल ग्रुप में नहीं की, तब तक जो है मेरा काम अधूरा है, वो पूरा नहीं हुआ। सो थोड़ा राइट। सा इसलिए बीए को चार्ज नहीं करते। वी चार्ज दी ऑक्यूपेशनल थेरेपी, वी चार्ज दी स्पीच थेरेपी, एंड वी चार्ज फॉर एकेडमिक स्कूलिंग। तो ये राइट। हमारे पास डिफरेंट पैकेजेस है, 7,000, 17,000, एंड जो हमारा सबसे बड़ा पैकेज है दैट्स 25,000 अ मंथ। राइट। अच्छा, आपने पहले जिक्र किया कि पेरेंट्स की ट्रेनिंग वगैरह भी आप कराते हैं, सपोर्ट ग्रुप भी आपने बनाया हुआ है, वहाँ पे भी सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। एक चीज जो पेरेंट्स अक्सर सेटअप से डिमांड कर रहे होते हैं कि सेशंस को ऑब्जर्व करने दें। तो हाँ आप जी। सेटअप में आप इस वाली डिमांड को कैसे कैटर करती हैं या इसको कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं? सर इसमें डिफरेंट तरीके होते हैं। देखिए, एक तो शुरू में जब हम बच्चे का एडमिशन ले रहे होते हैं, फिर तो हम पेरेंट्स को खुद ही इनवाइट करते हैं कि स्टे विद अस फॉर 3 डेज एटलीस्ट, ताकि बच्चे के साथ आप लोग रहें और हमारे एनवायरनमेंट में। एक तो उसका रीजन ये भी होता है कि वी वांट देम टू, एडमिशन लेने से पहले मुझे होता है कि पेरेंट्स 100% श्योर हो कि उसने मेरे साथ ही एडमिशन करवाना है। तो चाहे ही वो उसको पता हो कि हाँ जी मैंने आईवी लर्निंग में एडमिशन करना है बच्चे का। इफ तो वो तसल्ली हम उनको कैसे देंगे? बीइंग अ मदर, मुझे खुद फील होता है कि अगर मुझे कोई कहे कि बच्चे को स्कूल में दाखिल करने से पहले 3 दिन तुम स्कूल में गुजार लो और देख लो, फीस मत दो, कुछ भी मत दो, देख लो स्कूल के तरीके से, एनवायरनमेंट से, माहौल से तुम खुश हो, तसल्ली हो, तो फिर तुम बच्चे का दाखिला दे दो। तो मुझे अगर कोई ऐसे कहे तो मैं भी कहूंगी हाँ यार ये तो बड़ा अच्छा तरीका है। क्योंकि मेजोरिटी सॉरी होता क्या है कि एडमिशन ले लेते हैं, फिर कुछ दिन बाद कहते हैं कि जी आपका बच्चा तो ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, इसको हम कैरी ऑन नहीं कर सकते। और ये बड़ा हो चुका है बहुत सारे पेरेंट्स के साथ। तो सबसे पहले तो हम पेरेंट्स को खुद ही इनवाइट करते हैं एडमिशन के टाइम पे कि यू स्टे विद अस, सेशंस के दौरान भी और क्लासेस के दौरान भी। फिर दूसरी जो चीज होती है वो होती है हमारी रिकॉर्डिंग्स हो रही होती हैं, तो हम जो हमारे सेशंस होते हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं, हम उनकी वीडियोस पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं वीकली बेसिस पे। ठीक। फिर हम क्लासरूम की भी वीडियोस जो है वो पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं। फिर हमारे पेरेंट्स, अगर कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि हमें कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि आप आए सेशन अटेंड करें, और वो कहते हैं कि नहीं मैं बैठ गई ना तो इसने कोई नहीं काम करना। तो उस तरह की भी कैटेगरीज हैं। वो भी फिर कहते हैं कि नहीं बस आप वीडियो भेज रहे हैं बट दैट्स इनफ, आप डायरी पे लिख रहे हैं, आप वीडियोस भेज रहे हैं, दैट्स इनफ फॉर अस, लेकिन हमने नहीं बैठना। कुछ पेरेंट्स डिमांड करते हैं कि हमने बैठना है, तो वी अलाउ देम, इसमें कोई पाबंदी नहीं है हमारी तरफ से। ओके। अच्छा, जब एक चीज हम ये पूछना चाहेंगे कि पेरेंट्स जब उनके किसी बच्चे को ऐसा कोई चैलेंज होता है जिसके बाद वो इधर उधर देख रहे होते हैं कि हम किस सेटअप में जाएं, तो मेन सिटीज में फिर भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो उन पेरेंट्स के को आप क्या मशवरा देंगी कि वो किसी सेटअप को सिलेक्ट करते वक्त किन बातों का ख्याल रखें? सर सिक्स सेंस, सिक्स सेंस का बड़ा ख्याल रखें। देखिए ये पेरेंट्स की जो सिक्स सेंस होती है ना वो बड़ी अच्छी काम करती है, तो वो उसका बड़ा ख्याल रखें कि इफ दे एंटर्ड अ प्लेस, एक जगह पे वो गए अंदर और वो चीज क्लिक नहीं हुई, ठीक है ना, यू आर हैविंग सेकंड थॉट्स, तो डायरेक्टली बच्चे को कभी एडमिशन ना करवाएं। देखिए ये बहुत बहुत नाजुक बच्चे, ये बहुत ऐसी चीजें हैं कि अगर आप एक न्यूरोटिपिकल बच्चे को, 6 साल 7 साल के बच्चे को कुछ कह दो, या स्कूल्स में कोई टीचर थप्पड़ लगा लेती है, कुछ कर लेती है, उसकी लाइफ पे भी उस चीज का बहुत अरसे तक एक इम्पैक्ट होता है। लेकिन अगर किसी चैलेंज बच्चे के साथ कुछ ऐसा मिसहैप हो जाता है, तो उस चीज को टैकल करना, उस चीज से उसको निकालना, उस चीज का वो जब एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा होगा, तो वो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत बहुत वक्त गुजर जाता है उसमें करते करते। और सबसे जो मुश्किल बात होती है वो ये होती है कि उसके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है और पेरेंट्स उसके बेखबर है, क्यों? क्योंकि वो तो बता ही नहीं सकता। तो पहले तो अपनी गट फीलिंग पे बड़ा वो रखें कि जो उनको जब भी एडमिशन करवाएं कहीं भी, तो इस चीज का बड़ा ख्याल रखें। दूसरा व्हाट आई वुड वांट कि पेरेंट्स को ख्याल रखना चाहिए वो ये है कि प्रोफेशनल्स आपको कहीं भी मिल जाएंगे, थेरेपीज आपकी कहीं भी हो जाएंगी, मेन जो बच्चे पे फोकस करना काम होता है ना, वो पेरेंट ने खुद करना होता है। तो उसको एक एनवायरनमेंट देने के लिए
ये देखें कि वो जो माहौल है, वो जो स्कूल सिस्टम है, वो एक्सेप्ट कितना करता है आपके बच्चे को। एक्सेप्टेंस शो कर रहे हैं तो ठीक है, बिल्कुल एडमिशन करवाएं, क्योंकि सर एक्सेप्टेंस सबसे पहली की है। देखिए, जो इस जगह पे आपको एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा, वहां पे आपने क्या लर्निंग करनी है। मैं अपने स्टाफ को हमेशा कहती हूँ कि मैं इंटर होती हूँ क्लासरूम, मतलब ऑफिस में अगर मैं आ जाऊँ, इंटर हो जाऊँ, या आपकी क्लास में या स्टाफ रूम में मैं इंटर हो जाऊँ, एंड आई डोंट एक्सेप्ट द वे यू आर एक्टिंग, द वे यू आर लुकिंग, द वे यू आर सिटिंग, मैं उस चीज को एक्सेप्ट ही ना करूँ, तो आपकी क्या परफॉर्मेंस होनी है। क्योंकि मेरी बॉडी लैंग्वेज आपको बता रही है कि ओके मेरा मूड बन गया, या मुझे अच्छा नहीं लगा, या कुछ, तो आपने तो स्ट्रेस्ड हो जाना है ना, आपने तो खुल के बाहर आना ही नहीं है, तो खुल के काम ही नहीं करना, टेंशन में काम करना है। तो जब टेंशन में काम करना है तो उस काम का क्या रिजल्ट है। तो सेम वे, जब एक बच्चे को क्लासरूम में एनवायरमेंट में बैठा है और टीचर आती है और वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती, तो उस बच्चे ने क्या काम करना है सर, क्या रिजल्ट शो करने हैं। तो एक्सेप्टेंस सबसे बड़ी की है। जो भी उसके ओनर्स हैं उस स्कूल के, जो भी स्टाफ से, जिनकी भी पेरेंट्स की मुलाकात होती है, बट मतलब पेरेंट्स को मेरा यही मशवरा है, अपनी गट फीलिंग के साथ जाएं, और इस चीज के साथ जाएं कि आपके बच्चे को किस तरह से एक्सेप्ट किया जा रहा है। देखिए, थेरेपीज और वो जितना भी काम है, इंटरनेट पे सब कुछ भरा पड़ा है। वर्क विद योर चाइल्ड। अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ स्कूल्स और इंस्टीट्यूट्स और सेंटर्स और थेरेपीज पे डिपेंडेंट ना रखें, उनके साथ आपका अपना काम करना जो है ना, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका खुद इन्वॉल्व होना, स्पेशली द फादर्स। आई होप कि इसके थ्रू मैं थोड़ा सा मैसेज देना चाहूंगी फॉर लॉट ऑफ फादर्स, कि फादर्स का इन्वॉल्व होना वेरी इंपॉर्टेंट। उसका रीजन ये है कि माएँ परेशान होती हैं। जब वो परेशान होती है ना, तो वो एक चीज पे शायद 100% काम अगर करना चाहती है ना, तो वो 50% काम करती हैं, 60% काम करती हैं। बाकी वो 40% जो है ना, वो उनकी परेशानी की वजह से परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। फादर्स जो है वो राइट। इतने परेशान हैं, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो ज्यादा अच्छी हो सकती है। तो दैट्स वाई अगर थोड़ा सा फादर्स का सपोर्ट होगा, दिन में अगर 20 मिनट्स के लिए भी फादर्स बच्चे को बाहर ले जाते हैं, तो वो जो चीज है ना, वो फिर माँ को थोड़ा सा टाइम जो मिलता है ना एनर्जी रिबूस्ट करने का, तो वो फिर परफॉर्मेंस उनकी और ज्यादा अच्छी हो जाएगी बच्चे के रिगार्डिंग। एंड ओके। एक्सेप्टेंस का पॉइंट ये भी बोलूंगी कि एक्सेप्टेंस, इफ यू आर एक्सेप्टिंग योर चाइल्ड, द सोसाइटी विल एक्सेप्ट योर चाइल्ड। इफ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग योर चाइल्ड, आप अपने बच्चों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, सोसाइटी ने कभी नहीं करना। और आप कैसे एक्सेप्ट करोगे, ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आए हैं जिन्होंने ये कहा है कि हम इसको कहीं ले जाते नहीं है क्योंकि हम शर्मिंदा हो जाते। आप खुदा के लिए अपने बच्चे से शर्मिंदा ना हो। ये जो भी है, जैसा भी है, ही इज योर ओन चाइल्ड। आप इसको एक घर में इसकी कोई चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो इससे आप किसी और से क्या डिमांड करते हैं फिर। अच्छा, इसके दैट्स साथ वेरी साथ मैं एक और चीज मेरे जहन में आई कि मतलब हमारे मुआशरे में अभी भी जिस तरह नॉर्मल, एबनॉर्मल बच्चा, मेंटली रिटार्डेड और ये इस तरह के फ्रेजेस यूज होते हैं जो कि अब बहुत सी जगहों पे यूज बिल्कुल नहीं होते। टिपिकली, नॉन टिपिकली डेवलपिंग, न्यूरो डाइवर्जेंट एंड सो ऑन। तो आप क्या समझती हैं, इन अल्फाज के इस्तेमाल करने से फर्क भी पड़ता है? सर, फर्क तो बहुत ज्यादा पड़ता है। देखिए, फर्क कैसे पड़ता है कि अगर मैं एक मीटिंग है, फॉर एग्जांपल 2-3 मदर्स बैठी हुई हैं, और मैं कहूँ जी इनका बच्चा ऑटिस्टिक है, इनका बच्चा जो है वो डिसेबल्ड है, ठीक है, इनका बच्चे को ये डिसऑर्डर है, और इनका बच्चा नॉर्मल है, तो आप इमेजिन करें, इंट्रोडक्शन में ही मैंने उन सबको कैटेगराइज कर दिया, और साथ ही साथ मैंने उनकी मेंटल उसमें कितना मैं मतलब डैमेज कर दिया उनको, डिस्कशन शुरू करने से पहले ही। जो भी हमारी मीटिंग होगी, जो भी हमारी गपशप होगी, अब वो माएँ जब गपशप लगाएंगी ना, जो बातचीत करेंगी, उसमें वो खुल के बाहर नहीं आ सकेंगी। क्यों? क्योंकि मैंने पहले से ही उनको लेबल कर दिया, उनके बच्चे को। इनका इंट्रो ही मैं ऐसे दे रही हूँ। Why can't I just introduce them कि ये this is Mustafa's mother, this is Yaman's mother, this is Muzammil's mother। मैं इनको इस तरह से क्यों नहीं इंट्रोड्यूस कर सकती? मतलब why do I have to use these terms? हाँ, अगर आप इसको एक प्रोफेशनल, एक मदर बैठी है, एक प्रोफेशनल बंदा बैठा है, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से खुल के बात करते हैं, डॉक्टर हमारी बीमारी बताता है, इश्यूज बताता है, उसका इलाज बताता है, उसमें आप यूज करें जो जो टर्म्स है, आप अपने टर्म्स यूज करें उसमें, नो वरीज। लेकिन एक सोशल एनवायरनमेंट में आप जब ये, अगर मैं
सोशली एक ग्रुप में जाऊं और मुझे कोई कहे कि अच्छा जी आप तो डिप्रेशन की मरीज हैं, अच्छा जी आपको तो शुगर है, तो व्हाई वी आर लेबलिंग ईच अदर फॉर दीज थिंग ना? दिस इज समथिंग इनसाइड आवरसेल्व्स, तो वो उस चीज को तो लेबल करना, आई टोटली डिसएग्री टू ऑल दीज थिंग। मतलब यहाँ पे आई हैव बीन विद द पेरेंट्स जिन्होंने मुझे एडमिशन के टाइम पे ये कहा है कि जी हमारे बच्चे को ऑटिस्टिक बच्चे के साथ ना बिठाए, बिकॉज इट्स एन इंक्लूसिव सेटअप। तो यहाँ पे हमारे पास न्यूरोटिपिकल बच्चे आते हैं, तो उनको मैंने साफ कह दिया, दिस प्लेस आईवी लर्निंग इज फॉर स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन। आप लोग के बच्चों के लिए बहुत सारे स्कूल हैं, कहीं और चले जाए, ये स्कूल इन बच्चों का है। एंड आई एम प्राउड ऑफ दोज पेरेंट्स जिनको पता है कि आईवी लर्निंग स्पेशल नीड्स बच्चों का सेटअप है, एंड स्टिल उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ पे एडमिशन दिलवाया, एंड दे आर वेरी हैप्पी कि उनके बच्चों के बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं, वो फर्स्ट फ्रेंड्स जो उनके हैं, उनकी लाइफ के पहले दोस्त जो है, उनमें कोई मेंटली चैलेंज्ड है, उनमें कोई स्पेक्ट्रम पे है, कोई डाउन सिंड्रोम पे है, दे आर टोटली ओके विद इट। वो उनकी वीडियोस देख के खुश भी होते हैं, उनके साथ मजे मजे से वो एक्टिविटीज भी कर रहे होते हैं। ऑन द सेम वे मेरे पास ऐसे भी पेरेंट्स आए जिनके बच्चे खुद भी दे गोइंग थ्रू चैलेंजेस, लेकिन वो फिर लेवल पे कर देते हैं, मेरा बच्चा ना इतना ऑटिस्टिक नहीं है जितना उसका है, तो इसको उतने ऑटिस्टिक बच्चों के साथ ना बैठाए। तो सर बात सारी घूम फिर के ना वो एक्सेप्टेंस पे आती है। लेकिन ये बहुत जब ये बड़ी बात है एक्सेप्टेंस, कि मतलब आपके सेटअप में मतलब ये एक रियल अचीवमेंट है कि जो पेरेंट्स हैं वो एक्सेप्ट कर पाए और अपने बच्चों को, टिपिकल बच्चों को भी अ, आपके पास भेज रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये हमारी सोसाइटी, खासतौर पर हमारी सोसाइटी, और फिर जिस एरिया में आप हैं केपीके में, उधर के अपने एक जी डायमेंशंस हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वो उनके साथ उनको बिठाने में तैयार हो जाएं, राजी हो जाएं। अच्छा, एक चीज जो बिल्कुल। मैं, बिल्कुल आखिर में एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, जो कि मैं चाहूंगा कि आप उसको भी अगर मुख्तसर एड्रेस कर दें कि आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तानी जो जितने भी ये प्रोफेशनल्स हैं जो कि रिहैब फील्ड्स हैं, चाहे वो ओटी वाले हों, स्पीच थेरापिस्ट हों, जो भी हैं सारे, उनमें किस चीज की कमी है जिस पे हमें काम करने की जरूरत है? जो एक मतलब कमियां तो बहुत सी हैं, लेकिन एक मेन कमी जिस पे हमें जरूर फोकस करना चाहिए। सर एक कमी है और एक ज्यादती, मैं दोनों बताऊंगी अगर आप कोई इशू ना हो तो। मैं कमी भी बताऊंगी और एक चीज की ज्यादती भी है वो भी बताऊंगी। सर कमी तो जैसे अभी काफी बार मैं बोल भी चुकी, एक्सेप्टेंस की बहुत कमी है, हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। कैसे? कि एक जब मेरे पास बच्चा आ जाए, किसी प्रोफेशनल के पास एक बच्चा आ जाए, चैलेंज्ड बच्चा सेशन में सेशन ले रहा है, और वो उस पेरेंट को सेशन के बाद थेरेपिस्ट या कुछ भी बताए, ये नहीं बैठ रहा, ये नहीं कर रहा, ये ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है बिकॉज चैलेंज्ड है इसलिए नहीं हो रहा ना। एक्सेप्ट द फैक्ट दैट ही इज चैलेंज एंड ही इज अ बिग चैलेंज फॉर यू एज अ थेरेपिस्ट, एज अ प्रोफेशनल। ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, तो उसको चैलेंज के तौर पे ले, उस पर काम करें। तो जब आप पहले दिन से कहेंगे नहीं ये डिफिकल्ट है तो मैं नहीं ले सकती, या मैं, इफ यू आर अ प्रोफेशनल, इफ यू हैव अ डिग्री, बी ब्रेव एंड फेस द इश्यूज, उसको फेस करें और उस पर काम करें। तो थेरेपिस्ट के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए भी एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। जो ज्यादती है, जो मतलब जो चीज ज्यादा हो रही है और जो जो थोड़ी कम होनी चाहिए, जो काफी प्रोफेशनल्स में मैंने देखा है, सर हमारे पास दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कि इस चीज को बिल्कुल दिल से नहीं सोच रहे होते, और एक वो लोग जो बहुत ज्यादा दिल पे ले रहे हैं ऐसे बच्चों को। ठीक है, मैं खुद उस कैटेगरी में रह चुकी हूँ कि बहुत ज्यादा फील करना, स्पेक्ट्रम के बच्चे हैं, डाउन सिंड्रोम के हैं, स्पेशल नीड्स हैं, बहुत दिल दुख रहा है, बहुत ज्यादा इनके लिए करना है, बार बार करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, बहुत तरीके से फैसिलिटेट करना है। आई वॉन्ट टू टेल ऑल दोज प्रोफेशनल्स जो कि बहुत ज्यादा मेहनत इन पे कर रहे हैं और बहुत ज्यादा दिलो जान से लगा के कर रहे हैं, कि थोड़ा सा बैलेंस, ठीक है, बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? आपकी परफॉर्मेंस के लिए। अगर आप एक टाइम पे आप एक 100% काम कर सकती है ना, और आप 100 से जाके 150% काम उसको दे देती हैं एक दिन में, तो आप वो काम जो है ना एक हफ्ता दे देंगी, एक महीना दे देंगी, ज्यादा से ज्यादा एक साल दे देंगी, एक आपका फिर ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा। तो और दूसरे, क्योंकि स्पेशल नीड्स पेरेंट्स जो है ना वो
बहुत ज्यादा उनको ना वो तकलीफ में होते हैं, तो उनको थोड़ा भी अगर आप लोग वो करीब करो तो वो और भी ज्यादा हो जाते हैं कि ओके फाइन, ये तो हमारी बात सुन रहे हैं डेफिनेटली, ये तो बहुत इनका दिल दुखता है, ये तो दिल के बड़े अच्छे हैं और ये वो। तो वो फिर समटाइम्स बड़ा नाजायज फायदा उठाने लग जाते हैं समटाइम्स, तो फिर आपको के पास स्पेस ही नहीं रहती अपनी लाइफ के लिए, अपनी सोच के लिए। मेरे पास लिटरली ऐसा था कि एक टाइम पे मुझे ख्वाब भी इन बच्चों के आते थे, मैं ख्वाब भी इनके देखती थी, मैं दिन में रात में एवरी टाइम आई वाज कंप्लीटली लॉस्ट इन ऑल दीज किड्स। मैं अब भी उन बच्चों के साथ उस तरह से काम कर रही हूँ, लेकिन उसमें मैंने ये देखा कि जब हम एक चीज जरूरत से ज्यादा कर देते हैं, बहुत ज्यादा दिल दुखाना, बहुत ज्यादा काम करें उनके साथ, उनकी हेल्प करें, लेकिन प्रोफेशनली एक बैलेंस तरीके से उनको लेकर जाएं, एक ऐसा तरीका जो उनके लिए भी ठीक हो और आपके लिए भी ठीक हो, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस खराब हुई तो आपका जो एक प्रोफेशनली अगर आपने उनको एक एनवायरनमेंट दिया हुआ है तो वो सारा एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा। तो ये मैं उन लोगों को जो बहुत ज्यादा दिल लगा के, बहुत ज्यादा जान लगा के काम करे, उनको भी ये कहूंगी कि थोड़ा सा बैलेंस, और जो दिल बिल्कुल नहीं लगा रहे उनको थोड़ा कहूंगी कि एक्सेप्ट करें और थोड़ी सी जान लगाएं, तो बैलेंस करें चीजों को, इंशाल्लाह ताला क्यों नहीं कर सकते। इट्स अ टीम वर्क, whenever it comes to a special need child, it's a team work। कोई एक बंदा, ना कोई थेरेपिस्ट, ना कोई अकेला स्पेशल एजुकेटर, ना कोई अकेला कोई ट्रेंड बंदा, ना कोई अकेला पेरेंट, कोई भी स्पेक्ट्रम के बच्चे को या किसी भी मेंटली या फिजिकली डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी के बच्चे को अकेले नहीं हैंडल कर सकता। तो इट्स राइट। वेरी इंपॉर्टेंट पास टीम हो। राइट जी, तो इसी कमी और ज्यादती के इम्तजाज के साथ वी आर एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू। और हम उम्मीद करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन, असल में इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा आ रही होती है कि हम जितना भी कोशिश कर लें कि वाइंड अप करते करते हमारा टाइम जो है वो ज्यादा हो ही जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि इन प्रोफेशनल्स के पास इतना नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि वो उसको शेयर करते हुए हम कहीं से कहीं भी निकल जाते हैं कई दफा। सो थैंक यू वेरी मच मिसेस कामरान कि आपने इतना टाइम हमारे लिए निकाला, एंड वी वुड लाइक टू अगेन थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, आपने ये प्रोवाइड किया है प्लेटफॉर्म हमारे लिए, दिस इज अ वेरी बिग थिंग जो आप लोग कर रहे हैं। रियली आई एम रियली अप्रिशिएटिंग ऑल द एफर्ट्स यू हैव डन सो फार, क्योंकि आपका जो एम है, जो गोल है, ये बहुत रेयर है। कोई भी इनके लिए, इन बच्चों के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन, बिकॉज ये सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स को पता लगाना चाहते हैं कि हम जिस इलाके में रहते हैं वहां पे कोई सेंटर है, कोई स्कूल है, क्या है इन बच्चों के लिए। तो आप जो काम करें, दैट्स वेरी 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 गुड एक्चुअली, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए, थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू एवरीवन एज वेल फॉर वाचिंग। और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।